हेलो स्टूडेंट। अब तक हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, हमने जो एंथर है उसका पूरा स्ट्रक्चर देख लिए थे, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है उसको देख चुके थे। सेकंड में क्या देखे थे हम लोग? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, एंड देयर टाइप्स भी उसका देख लिए थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? जिसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर यानी कि जो मेल गैमिट है, पॉलन ग्रेन है, उसका निर्माण किस तरीके से होता है उसको देख लिए थे। उसके टाइप्स के बारे में देख लिए थे। साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर पोलन सेक। ठीक है, मेच्योर पोलन सेक का मतलब यही है कि एंथर का। ठीक है, एंथर का हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं ना। पोलन ग्रेन का, एक मेच्योर पोलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कौन कौन से मतलब स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पर मैं बनाई हूँ, उसको हम लोग देखेंगे। फिर से मैं लिख दी हूँ यहाँ पर। ठीक, अगला जो टॉपिक देखे थे हम लोग वो था डेhiscence ऑफ एंथर, कि जब एंथर पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तब उसमें डेhiscence की प्रोसेस किस तरीके से होती है, यानी कि उसमें स्फुटन की क्रिया। एक एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है वो किस तरीके से डेhiscence के थ्रू बाहर आते हैं। ठीक है, उस क्रिया को डेhiscence में बताया गया है। अगला जो हम लोग अब देखने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमिटोफाइट। ठीक है, मेल गैमिट का अब डेवलपमेंट मतलब उसका तो वो मेच्योर हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी उसका क्या है, कुछ डेवलपमेंट बाकी है। तो उसका डेवलपमेंट जो मेल गैमिटोफाइट होता है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, जो मेल गैमिटोफाइट है इसका डेवलपमेंट दो स्थानों पर होता है, दो अलग अलग स्थानों पर। एक तो एंथर के अंदर ही होगा। ठीक है, डेhiscence के पहले पोलन सेक के अंदर या फिर एंथर के अंदर बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो दो स्टेप में होगा। कहाँ कहाँ? पहला तो ये है एंथर, और दूसरा कहाँ होगा? ये स्टिग्मा के ऊपर। ये है बिफोर, क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन, और यह है आफ्टर पॉलिनेशन। जब परागकण यानी कि परागकण के पहले उसका विकास कहाँ होगा? एंथर में, और जब परागण की क्रिया हो जाएगी तो उसका विकास होगा स्टिग्मा के ऊपर। ये है कहाँ हो रहा है? मेल में हो रहा है ये विकास, और ये फीमेल में। ठीक, अब चलिए इसका हम लोग किस तरीके से विकास होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक क्या है, पोलन ग्रेन को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर बोला जाता है। यही क्या है? मेल गैमिट है। ठीक है, हैप्लॉइड मेल गैमिट। इसका स्ट्रक्चर मैं फिर से बना दी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म है, अंदर में न्यूक्लियस है। ये एक तरीके से आपको ये पूरा एक मेल गैमिट है ना, पूरा देखना है ये। ठीक, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इस तरीके से जर्मपोर पाया जा रहा है। जर्मपोर का कार्य क्या होता है ये भी बता दी थी आप लोग को, कि जर्मपोर क्या होता है, यहीं से ही पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। ठीक, और ये जर्मपोर जैसे एक बीजपत्री पौधे हैं तो उनमें कितने पाए जाते हैं? केवल एक ही पाया जाता है। लेकिन जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं यानी कि डाइकॉट प्लांट में ये 2 से 3 इनकी संख्या हो सकती है। किसकी? जर्मपोर की। ठीक, इसके अंदर का जो इनर लेयर होता है उसको बोला जाता है इंटाइन, और जो आउटर लेयर होता है उसको बोला जाता है एक्साइन। एक्साइन क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है, खुरदुरा होता है और प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इस तरीके से ये तो हो गया एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अभी भी इसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। तो अगला जो स्टेप होता है उसमें होता है माइटोसिस डिवीजन। ये इस कंडीशन में क्या है? हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड। एन गुणसूत्रों की संख्या क्या है? आधी है। तो इस कंडीशन में ये तो और आधा होगा नहीं। ठीक है, तो अगला क्या होगा कि इसमें समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। समसूत्री विभाजन के द्वारा ऐसे ही और हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर का जो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाता है 2 और हैप्लॉइड सेल में। किसके द्वारा? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। माइटोसिस डिवीजन होता है तो ये 2 इस तरीके से न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोला जाता है, एक बड़ा साइज का न्यूक्लियस जो रहता है उसको बोला जाता है ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? ट्यूब न्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये अभी सिर्फ क्या है? न्यूक्लियस के फॉर्म में है।
अगला जब क्या आएगा, ये आगे और विकसित करते जाएंगे तो उस कंडीशन में ये सेल का रूप ले लेंगे। तो इस कंडीशन में इनको क्या बोला जा रहा है, बड़ा वाला ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है और छोटा वाला जो है ये क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। ट्यूब न्यूक्लियस आगे चलकर ये डीजनरेट हो जाता है, यानी कि विलुप्त हो जाता है, ठीक है, विलुप्त हो जाता है। और ये जो जनरेटिव सेल है आगे चलकर यही मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मेल गैमिट, टू मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। इस तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो देखिए किसका किसका ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। इतना दूर का जो विकास है ये होता है एंथर में। कहाँ होता है, एंथर। मैं बताई थी यहाँ पर, है ना, पहला विकास कहाँ हो रहा है, एंथर में, मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर, और सेकंड वाला कहाँ होता है, फीमेल पार्ट के ऊपर, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर। तो इस तरीके से जब ये क्या होता है, अब यहाँ तक डेवलपमेंट होने के बाद उसका क्या होता है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, पॉलिनेशन यानी कि परागण की क्रिया। अब ये क्या है, डेhiscence होगा, एंथर का डेhiscence होगा, जिसमें वो क्या है पूरी तरीके से फट जाएगा और ये परागकण बाहर निकलकर उड़कर, अब माध्यम यहाँ पर क्या होगा, पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, कोई भी जानवर हो सकता है। तो इसके माध्यम से अब ये कहाँ पहुँचेंगे, स्टिग्मा तक। स्टिग्मा तक जैसे ही आते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, जो पॉलन इस तरीके से पॉलन ट्यूब का उसमें धीरे धीरे फॉर्मेशन होने लगता है। तो किस तरीके से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग अब देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो भी स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर क्या पाया जाता है, जो भी शुगर रहता है, यानी कि जो भी क्या बोलना चाहिए उसको, जिसको मकरंद बोलते हैं, ठीक है, मकरंद बोला जाता है, उसी को इंसेक्ट क्या है अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी कि जो मीठी चीज़ होती है, शुगर, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, ठीक है। ग्रहण करने के बाद तो ये जो जनरेटिव सेल होता है ये भी उसको ग्रहण करता है और साइज इंक्रीज होने लगता है, इसका बढ़ने लगता है। इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, जो जो ये जनरेटिव सेल होता है, ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ये क्या करता है, जो पराग रहते हैं उसमें, पराग या फिर क्या बोलना चाहिए उसको, जो मकरंद रहता है, जो शुगर रहता है, उसको एब्जॉर्ब करके क्या करता है, अपने साइज में इंक्रीज हो जाता है और इस तरीके से इंटाइन के दीवार से आकर ये सट जाता है। धीरे धीरे आगे चलकर ये क्या है, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में और ग्रो करता है और इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो क्या वो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पहले क्या होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, उसके पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जा रहे हैं। ट्यूब सेल का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं दोनों का जो न्यूक्लियस अब डिवाइड हो गया है। यहाँ पर धीरे धीरे, ठीक है, किसका, डेवलपिंग पॉलन ट्यूब, धीरे धीरे पॉलन ट्यूब का भी विकास होने लगता है। तो ये पॉलन ट्यूब क्या करता है, पॉलन ट्यूब का विकास जो है ये इंटाइन का स्तर है, ये विकसित होता है, लेकिन ये कहाँ से होकर जाता है, जहाँ पर ये जर्मपोर है। इस तरीके से सभी में देख सकते हैं आप लोग जर्मपोर। तो जहाँ पर जर्मपोर रहता है वहीं पर इंटाइन क्या होता है, अपनी लंबाई में एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोला जाता है पॉलन ट्यूब। बाकी साइड से ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, जहाँ पर जर्मपोर होगा वहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मैं बताई हूँ जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब के निकलने का मार्ग होता है, ठीक। अब अगला हम लोग देखते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि धीरे धीरे कैरियोकाइनेसिस के बाद इसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया भी हो गई है, जिसमें दोनों के साइटोप्लाज्म क्या है डिवाइड होकर 2 सेल का फॉर्मेशन कर लिए ना, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो जाता है। कितने, 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन। साथ ही साथ जो पॉलन ट्यूब है ये लगातार क्या है और इसका फॉर्मेशन होते जा रहा है, ये भी डेवलप करते जा रहा है। अगला हम लोग देखते हैं। तो अब पूरी तरीके से मैच्योर होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की ओर ये बढ़ने लग रहे हैं, यानी कि ये एम्ब्रियो से तक पहुँचने के लिए इस ट्यूब, पहले तो ये कहाँ थे,
इस इंटाइन के अंदर में, ठीक है। अभी भी ये मेल गैमीट जो है वो किसके अंदर है, जो मेल पार्ट है उसी के अंदर है, लेकिन धीरे धीरे इस पोलन ट्यूब से होते हुए ये एम्ब्रियो सेक तक पहुंचता है। तो अब इस प्रोसेस में क्या होता है, धीरे धीरे ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये डिजनरेट होने लगता है। लास्ट में ये क्या होता है, पूरी तरीके से विलुप्त हो जाता है। कौन, ट्यूब सेल डिजनरेट हो जाता है। लास्ट में क्या बच जाते हैं, 2 मेल गैमिट, ठीक है, 2 मेल गैमिट जो कि क्या है, हैप्लॉइड हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लास्ट में ये कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एम्ब्रियो सेक तक। तो इस तरीके से विकास होता है किसका, मेल गैमिटोफाइट का, और साथ ही साथ इसका पोलन ट्यूब का भी किस तरीके से विकास होता है स्टिग्मा के ऊपर, ये हमने आज देखा। अगला हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी कि अभी इतना में जो मेल का जितना भी था, मेल एंथर से लेकर मेल गैमिट का विकास किस तरीके से होता है वो हमने अभी पूरा देखा। यहाँ पर ये मेल का ख़त्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फीमेल का, कि फीमेल जो उसका गायनोशियम होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो किस तरीके से विकसित होता है। आइए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल या पिस्टिल। तो इसके अंतर्गत देखिए ये चीज़ मेल का पार्ट है, ठीक है। इसको मैं फिर से शॉर्ट में लिख दी हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो जाना जाता है एंड्रोसियम के नाम से, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पूरा ये भाग कहलाता है एंड्रोशियम, ठीक। एंड्रोशियम का जो यूनिट होता है उसको बोला जाता है स्टामेन। स्टामेन यानी कि पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर 2 भागों से मिलकर बना होता है। अभी ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं मेल वाले पार्ट में, वो बना होता है एंथर और फिलामेंट से। उसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोला जाता है गायनोसियम। क्या बोला जाता है, गायनोसियम। और गायनोसियम का जो यूनिट होता है वो कहलाता है कार्पेल या पिस्टिल, स्त्री केसर या फिर अंडब जिसको बोला जाता है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। इस तरीके से 3 भागों से मिलकर ये बना होता है। चलिए, तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को बोला जाता है बीजांड, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। बीजांड की संरचना को बनाइए इस तरीके से। तो ये चीज़ हम लोग 11वीं में भी पढ़े हैं। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ये याद रखना है आपको। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस तरीके से, ये एक बीजांड की संरचना है। हम लोग बीजांड के संरचना में 11th में आप लोग पढ़े थे बीजांड के टाइप्स। तो ये जो ये किस टाइप का बीजांड है, एनाट्रोपस। क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक। अब चलिए देखते हैं हम लोग इस तरीके से ये बीजांड की एक संरचना है। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बीजांड को ही बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे यहाँ पर जो एंथर होता है इसको क्या बोला जाता है, माइक्रो स्पोरेंजियम। उसी तरीके से ओव्यूल को बोला जाता है मेगा स्पोरेंजियम। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मेगा स्पोरेंजियम का, ठीक है, यानी कि ओव्यूल का। ओव्यूल भी याद रखना है, बीजांड भी याद रखना है आपको, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम भी याद रखना है। इस तरीके से हर को आप लोग थोड़ा थोड़ा देखिए। तो चलिए अब माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से है। इसका जो मेन पार्ट होता है ये वाला भाग होता है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर किसका फॉर्मेशन होगा, जो फीमेल गैमिटोफाइट है,
जो मादा युग्मक है उसका विकास इसी के अंदर होता है। लेकिन इतना ही ये काफ़ी नहीं होता, इसको जोड़ कर रखता है एक डंठल नुमा आकृति, एक वृंत रहता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये वृंत, ये रेड में, ठीक है। इस वृंत को बोला जाता है फ्यूनिकुलस, ठीक है। क्या बोला जाता है? फ्यूनिकुलस या फिर फ्यूनिकल्स, डंठल, ठीक है। ये डंठल का कार्य क्या होता है? सपोर्ट, ठीक है, सपोर्टिव नेचर का होता है। ये किसको सपोर्ट कर रहा है? ये मतलब इस बीजांड को जुड़ने के लिए, ठीक है, किससे? ओवरी से। इस तरीके से ये रहता है। ऊपर की ओर क्या रहेगा? इस तरीके से स्टाइल, उसके ऊपर स्टिग्मा रहेगा। नीचे वाला भाग क्या रहता है? ओवरी रहता है, यानी कि अंडाशय, अंडाशय के अंदर में ही पाया जाता है। चलिए इसका मैं छोटा सा बता दे रही हूँ एक चीज। इस तरीके से, तो ये वाला भाग यही है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये किसके अंदर पाया जा रहा है? इस ओवरी के अंदर। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ये क्या है? स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। तो ओवरी के अंदर ही पाया जा रहा है ये ओव्यूल, बीजांड। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये वाला डंठल, ठीक है, जो कि किससे किससे जुड़ा हुआ है? इस ओवरी से और साथ में इस ओव्यूल से, ठीक है। ओव्यूल और ओवरी को जोड़ने का जो सपोर्ट देता है एक डंठल नुमा आकृति, उसको बोला जाता है फ्यूनिकुलस, ठीक है। इसलिए ये कैसा होता है? सपोर्टिव नेचर का होता है। सपोर्ट, इसका सहारा प्रदान करता है ये, ठीक है, जिसे ये इधर उधर हिले ना, टूटे ना, इस तरीके से उसका प्रोटेक्ट करता है। साथ में प्रोटेक्टिव नेचर का भी हो सकता है, इस तरीके से भी उसको आप लोग लिख सकते हो। अगला हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर, ठीक है, ये वाला इसका मेन है ओव्यूल। तो जहाँ पर ये फ्यूनिकुलस, ठीक है, जहाँ पर ये फ्यूनिकुलस इस बीजांड से जुड़ता है, ठीक है, ये है बीजांड। इस तरीके से ये वाला भाग पूरा, तो इस बीजांड से जुड़ता है कौन? फ्यूनिकुलस। उस भाग को बोला जाता है हेलम, ठीक है। क्या बोला जाता है? हेलम। ये वाला भाग जहाँ पर फ्यूनिकुलस बीजांड से जुड़ता है वो वाला भाग कहलाता है हेलम। अगला हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर क्या बोलना चाहिए, इस तरीके से आप लोग ये देख रहे हैं, जहाँ पर ये एक सेल्स का पूरा समूह पाया जा रहा है, ये भाग कहलाता है न्यूसेलस। क्या कहलाता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर में ही क्या रहते हैं? जो फीमेल गेमेटोफाइट है उसका निर्माण होता है, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट होता है न्यूसेलस के अंदर। यही आपका क्या है? फीमेल यानी कि जो एम्ब्रियो सेक होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक है, यानी कि ये बोल सकते हो न्यूसेलस के अंदर में पाया जाता है एम्ब्रियो सेक। न्यूसेलस के अंदर में क्या पाया जा रहा है? एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक के अंदर में पाए जाते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, जिसका विकास होता है। यानी कि कुल मिला के अंदर न्यूसेलस भी एक तरीका क्या होगा? प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ये प्रोटेक्ट किसको करता है? एम्ब्रियो सेक को। और एम्ब्रियो सेक के अंदर में रहता है जो फीमेल गैमेट, साथ ही साथ उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या होता है? ये न्यूट्रिटिव नेचर का भी होता है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं एम्ब्रियो सेक के पोषण में भी ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं उसके विकास के लिए। जब ये एम्ब्रियो सेक विकसित होते रहता है तो उसको पोषण कौन देता है? न्यूसेलस, ठीक है। इस तरीके से अगला हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से इसके अंदर भी क्या पाया जा रहा है? एम्ब्रियो सेक पाया जा रहा है। अब ये जो क्या बोलना चाहिए, न्यूसेलस होता है, ये बाहर से क्या होता है? दो स्तर से मिलकर बना होता है। दो स्तर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये होता है इनर लेयर, ठीक है, इनर है, और यह है आउटर। तो इन दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण। क्या है? अध्यावरण। तो अध्यावरण भी क्या है? बाह्य और अंतः। तो इस तरीके से इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट, तो ये दोनों किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इसी न्यूसेलस को, और साथ में साथ एम्ब्रियो को भी ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पर कि जहाँ पर ये जो इंटेग्यूमेंट होते हैं,
एक जगह पर ये ओव्यूल को नहीं घेरे रहते हैं या फिर न्यूसेलस को नहीं घेरे रहते हैं, वहाँ पर उसकी कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, कवरिंग नहीं होती है। तो जहाँ पर इसकी कवरिंग नहीं होती है उस भाग को बोला जाता है माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, द्वार यानी कि दरवाजा। तो किसके लिए दरवाजा? ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब इसी रास्ते से आता है। ठीक है, पोलन ट्यूब उधर से ग्रो करते करते आता है और माइक्रोपाइल यानी कि जो उसका बीजांड द्वार रहता है वहीं से वो क्या करता है, इंटर करता है इस न्यूसेलस या फिर एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से यहाँ पर जहाँ पर कवरिंग नहीं है, किसकी कवरिंग, इंटेग्यूमेंट की कवरिंग, वो वाला भाग कहलाता है माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, ठीक है, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में एक पार्ट रहता है जहाँ से विकसित होते हैं ये इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का विकास कहाँ से होता है? इस चैलेजा वाले पार्ट से। ठीक है, यहाँ पर ये चैलेजा पाया जाता है। तो चैलेजा वाले पार्ट से ही जो इसका यानी कि न्यूसेलस का आधार वाला जो भाग रहता है, ठीक है, आधार वाला भाग ही क्या कहलाता है, चैलेजा। और इसी चैलेजा वाले भाग से निर्मित होते हैं ये दोनों इंटेग्यूमेंट के स्तर। एक तरीके से जब हम लोग बोलते हैं उत्तर दक्षिण, उसी तरीके से एक ओव्यूल में रहता है चैलेजा और माइक्रोपाइल, यही इसके क्या है, उत्तर दक्षिण है। इस तरीके से समझ सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट ही रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के हमेशा अपोजिट। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो ये है ओवरी, तो ओवरी आगे चलकर किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। ठीक है, आगे चलकर किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में। ठीक, ये जो ओव्यूल रहता है, ओव्यूल आगे चलकर, चलिए ये होता हो गया फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ये किस में कन्वर्ट रहता है, ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। सेकंड हो गया, ये सीड हो गया। अब इसका जो क्या बोलना चाहिए, ये आगे वाला हम लोग को देखना है, इसको मैं अलग से बताऊंगी। ठीक है, फिर से देखेंगे इसको। इसके एम्ब्रियो सेक के अंदर जो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट पाया जा रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एम्ब्रियो सेक के अंदर इस तरीके से हम लोग को ये कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, अभी के स्टेज में 7 बनाई हूँ, लेकिन ये स्टार्टिंग में कितने रहते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। कितने, 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। तो देखिए यहाँ पर ये जो पाया जा रहे हैं नीचे की ओर, माइक्रोपाइल की ओर, माइक्रोपाइल की ओर 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 3 सेल पाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे ऊपर होता है उसको बोला जाता है, एग ऊपर रहेगा, ठीक है, बड़ा रहेगा, उसको बोला जाता है एग। एग यानी कि ओवम, यही क्या है, फीमेल गैमीट है। ठीक है, यही क्या है, फीमेल गैमीट है और हैप्लॉइड है। इसके नीचे में और 2 सेल पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है सिनर्जिड सेल, यानी कि सहायक कोशिकाएं, जो कि सहायता करती हैं किसके, इसी ओवम के डेवलपमेंट में, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, उसी तरीके से ऊपर की ओर भी 3 कोशिकाएं पाई जा रही हैं। देख सकते हो यहाँ पर क्या है, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल हैं। ये हेल्प करती हैं किसके पोषण में, यहाँ पर जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। इनका भी नेचर क्या होता है, न्यूट्रिटिव नेचर का ही होता है, जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के पोषण में ये सहायक होते हैं। साथ ही साथ जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंडरी मेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है तो ये बनाता है एंडोस्पर्म। उसको भी आगे देखेंगे, डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ तक ही देखिए आप लोग। और एक चीज़ पहला क्या मैं बताई थी, ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रूट में। सीड किस में कन्वर्ट, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। उसी तरीके से जो ये इंटेग्यूमेंट होता है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट ये कन्वर्ट होता है कोटिलीडॉन में। किस में, कोटिलीडॉन में, यानी कि बीज पत्र में। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो यहाँ पर 2 स्तर हैं। ठीक है, 2 स्तर हैं, इसका मतलब क्या है कि ये द्विबीजपत्री है।
किसी किसी पौधे में क्या रहता है, यानी कि जैसे कि एक बीजपत्री हो गया तो ये स्तर क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, इसलिए वो एक बीजपत्री है। तो इंटेगुमेंट, यही इंटेगुमेंट आगे चल कर क्या है, किसमें, कॉटिलीडॉन यानी कि बीजपत्र में, बीजपत्र। तो ये एक हैं तो एक बीजपत्री और दो हैं तो द्विबीजपत्री, इस तरीके से ये निर्मित होता है, ठीक है। देखिए अभी हम देख लेते हैं एम्ब्रियो सेक का। तो एम्ब्रियो सेक में किस तरीके से होता है ये, इस तरीके से, ये क्या है, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, ठीक है, क्या है, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, इस तरीके से। 3 ऊपर की ओर है यानी कि चैलेजा, ये इसका क्या है, उत्तर है यानी कि चैलेजा, ये है दक्षिण यानी कि माइक्रोपाइल, ठीक है। हमेशा माइक्रोपाइल की ओर ही एग सेल और सिनर्जिड सेल पाए जाते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। और एंटीपोडल किधर रहता है, हमेशा चैलेजा वाले साइड में, इसीलिए इसको उत्तर दक्षिण बता रही हूँ, और ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिट ही रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, और ये सभी क्या है, हैप्लॉइड हैं, ठीक है, क्या है, हैप्लॉइड हैं। तो ये जो नीचे की ओर 2 पाए जा रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, सिनर्जिड सेल या फिर न्यूक्लियस। ऊपर की ओर क्या है, ये एग सेल है, हैप्लॉइड है, ठीक है। ऊपर की ओर 3 क्या पाए जाते हैं, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल क्या होते हैं, न्यूट्रेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि ये पोषण प्रदान करते हैं किसको, किसके डेवलपमेंट में, ये जो क्या है, 2 पोलर बॉडीज हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग वाला बता रही हूँ ना, किस तरीके से, अभी 8 न्यूक्लिएटेड हैं, उसके बाद 7 न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं ये। तो किस तरीके से होते हैं ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर एंटीपोडल का फंक्शन क्या हो गया, न्यूट्रेटिव, ये पोषण प्रदान करते हैं किसके, 2 पोलर बॉडीज़ के विकास में। उसी तरीके से यहाँ पर जो एग सेल होता है, इसके पोषण में सहायक होते हैं ये सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। देख मतलब यहाँ पर क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनर्जिड सेल्स क्या हो जाते हैं, डिजनरेटेड हो जाते हैं। उसी तरीके से एंटीपोडल सेल भी क्या होते हैं, जब सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहाँ पर चलिए सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसको पहले देख लेते हैं, कि यहाँ पर बीच में जो 2 पोलर बॉडीज होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड हैं, ठीक है, सभी हैप्लॉइड हैं। अभी जितने भी 8 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं सभी हैप्लॉइड हैं। तो इस कंडीशन में जब ये 2 पोलर बॉडीज मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, दोनों कंबाइन हो जाते हैं, फ्यूज, 2 पोलर बॉडीज फ्यूज होकर बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अब ये क्या हो गए, 2n हो गए, यानी कि डिप्लॉइड हो गए, बाकी सब हैप्लॉइड रहेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, जो कि पहले से ही क्या है, डिप्लॉइड है। एग सेल यहाँ पर अभी भी हैप्लॉइड ही है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है अभी भी डेवलप हो रहा है और इसके पोषण में ये सहायक है। तो जैसे ही अब देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से ये इस कंडीशन में अब मैच्योर हो गया। पॉलन ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब से क्या आ रहा है, मेल गैमिट आ रहे हैं, 2 मेल गैमिट आ रहे हैं इस तरीके से, और ये कहाँ आते हैं, माइक्रोपाइल से होते हुए कहाँ आते हैं, इस एम्ब्रियो सेक में इंटर करते हैं। जब ये पॉलन ट्यूब इसके अंदर इस तरीके से ये घुसता है तो क्या होता है, दोनों नष्ट हो जाते हैं, और जो फर्स्ट मेल गैमिट होता है, ठीक है, फर्स्ट मेल गैमिट फ्यूज्ड किसके साथ फ्यूज होता है, फीमेल गैमिट के पास, ठीक है, जो एग सेल है,
एग सेल के साथ फ्यूज होकर बनाता है क्या, जाइगोट। क्या है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। क्या करें यहाँ पर, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, यानी इसी एग सेल के साथ जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है वो फ्यूज होकर बनाता है डिप्लॉइड जाइगोट। जो सेकेंड, ठीक है, जो सेकेंड मेल गैमेट होता है ये फ्यूज होता है किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो पहले से क्या है, डिप्लॉइड है, और यहाँ पर ये क्या है, हैप्लॉइड है। तो इस तरीके से जब दोनों फ्यूज होते हैं तो बनाते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या बनता है इनसे, 3N ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भ्रूणपोष। इसके नाम से ही स्पष्ट है, भ्रूणपोष। भ्रूण को ये क्या, पोषण देता है। कैसे, जाइगोट आगे विकसित होकर किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो का। ठीक है, एम्ब्रियो को ही तो भ्रूण बोला जाता है ना। तो इसी भ्रूण को अब पोषण देता है ये भ्रूणपोष, यानी कि एंडोस्पर्म। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंडरी मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है। उसके बाद जो एंटीपोडल सेल होता है ये भी क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तब तक के लिए रहते हैं जब तक ये फ्यूजन की क्रिया नहीं होती है, तभी तक के लिए एंटीपोडल और सिनर्जी सेल का फंक्शन रहता है। उसके बाद दोनों ही नष्ट हो जाते हैं या फिर डिजनरेट हो जाते हैं। इस तरीके से उसको आप लोग समझ सकते हो। ठीक है।